हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है हिंदी यूट्यूब क्लास चैनल में आपका। एक बार फिर मैं मनोज खंडेलवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने घर पर रह कर के अपनी पढ़ाई व्यवस्थित रूप से चालू कर रखे होंगे। आइएगा, आज हम अपना जो टॉपिक छोड़ के गए थे उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक था हमारा कारक। कारक में हम कहाँ तक पहुँच चुके थे कि जो 8 कारक बताए थे ना हमने आपको, उन 8 कारकों में अपन कर्ता कारक का कार्य पूरा कर चुके थे कि कार्य करने वाले को कर्ता कहा जाता है, अर्थात वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है उसे कर्ता कहा जाता था। मैंने कहा था कर्ता और कारक दोनों का समान अर्थ बताया गया था, कार्य करने वाला, इसलिए कारक का स्वतंत्र रूप अर्थ दे दिया गया था, जोड़ने वाला। तो यहाँ अपन दूसरे कारक पर चलेंगे और दूसरा कारक है कर्म। कर्म कारक। तो अब अपन क्या है कि इसको लिखते चलेंगे, तो आप तुरंत लिखते चलें। पूरा कल एक कमेंट्स में आया था कि बच्चे को बोल रहा था सर बता दिया करें कहाँ से स्टार्ट करना है लिखने का, तो आप स्टार्ट कर दें। तो मैंने आपको बताया था कार्य जिसके बारे में बताया जाता है वो कर्ता कहलाता है। अब अपन कर्म की बात कर रहे हैं। कर्म कारक, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। सबको पता है इसका जो चिन्ह है वो को है। कर्म कारक का विभक्ति कारक चिन्ह को है, तो क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं और इसका विभक्ति चिन्ह को है। इससे पहले हमने आपको बताया था कर्ता कारक के बारे में कि वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है कर्ता कारक कहलाता है। अब क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अब इसका प्रयोग को का केवल सजीव कर्म के लिए होता है। को कारक का जो प्रयोग है, को का चिन्ह केवल सजीव कर्म के साथ होता है। अब आप हमें इस वाक्य को अपन लिख करके देखते हैं तब पता चलेगा कैसे कैसे इसका चिन्ह का प्रयोग होता है और कहाँ कहाँ अदरवाइज स्पेशली जो शब्द हैं कौन कौन से शब्दों के साथ इसका प्रयोग होता है। देखें, लिख देता हूं मैं। इस चिन्ह का प्रयोग प्राय सजीव कर्म। मैं आपको बता चुका था कि 2 प्रकार के कर्म होते थे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रत्यक्ष कर्म, अप्रत्यक्ष कर्म, सजीव कर्म, निर्जीव कर्म। तो यहाँ इस चिन्ह का प्रयोग यानी को का सजीव कर्म के साथ होता है। सजीव कर्म के साथ होता है। निर्जीव कर्म के साथ नहीं। अब जैसे मैंने एक बात की कि राधा ने मनोज को गाड़ी बेच दी। अब ये ना प्रत्यक्ष है, ये
जो निर्जीव है वो प्रत्यक्ष है। अब देखो सजीव अप्रत्यक्ष कर्म। अब गाड़ी तो हमें देख रही है ये, अब मनोज को नहीं तो सुरेश को भेज देती। तो यहाँ सजीव कर्म, सजीव जो कारक है ना, देखो सजीव के साथ, सजीव कर्म के साथ क्या आया, को। निर्जीव, अब ये थोड़ी है राधा ने गाड़ी को मनोज को बेच दिया। अब अगर राधा ने गाड़ी को बेच दिया तो तुम्हारा एक ही कर्म हुआ ना। तो मैं अपन दो कर्मों की बात कर रहे हैं, तो सजीव कर्म के साथ इसका प्रयोग होता है, निर्जीव कर्म के साथ इसका प्रयोग नहीं होता। जैसे राधा ने नौकर को बुलाया, सजीव कर्म, सजीव कर्म है। मीरा ने गीता को पुस्तक दी। दो कर्म है, क्या दी, पुस्तक। किसको दी, गीता को। तो क्या से जो प्रश्न करते हैं, क्या से जब प्रश्न करते हैं तो आने वाला कर्म निर्जीव होता है, और किसको से प्रश्न करते हैं तो प्राप्त होने वाला कर्म सजीव होता है। तो यहाँ एक बात याद रखना कि सजीव कारक के साथ हमेशा को विभक्ति कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, निर्जीव के साथ नहीं। वैसे तो ना नेचुरलिज्म जो क्रियाएं हैं, मैं एक बार नोट लगा के लिखूं, जैसे स्वाभाविक क्रियाओं में भी को का प्रयोग होता है। स्वाभाविक जो क्रियाएं, राम नहा रहा, राम श्याम को नहाता है, राम पुस्तक को पढ़ता है, राम, ये जो स्वाभाविक क्रियाएं जो होती हैं वहाँ ना को चिन्ह आता है। जैसे राम को बुखार हो रहा है, स्वाभाविक क्रिया। तो स्वाभाविक क्रियाओं में हमेशा को कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। अब जैसे तोड़ना, फोड़ना, ऐसे जो शब्द हैं ना, तोड़ना जो आग सूचक शब्द हैं, आग सूचक शब्द हैं, वहाँ भी को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। आग सूचक शब्दों में, आग सूचक जो शब्द है ना, वहाँ निर्जीव के लिए भी को कारक का प्रयोग होता है, निर्जीव के लिए। जैसे जैसे तोड़ना फोड़ने की जो बात होती है ना, जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, यहाँ है निर्जीव कर्म के साथ। मैंने कहा ना तोड़ना फोड़ना आग सूचक शब्द हैं, जैसे वहाँ निर्जीव के लिए भी क्या होता है, को का प्रयोग होता है। जैसे कुर्सी को मत तोड़ो। तो ये बात बताया था कि क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है, इसका प्रयोग प्राय सजीव कर्म के साथ होता है, निर्जीव कर्म के साथ नहीं। लेकिन फिर मैंने कहा था यदि तोड़ना, मोड़ना, फाड़ना यानी आग सूचक शब्दों का यदि कहीं प्रयोग हो रहा है तो निर्जीव कर्ता के साथ भी, निर्जीव कर्म के साथ भी को विभक्ति कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, और स्वाभाविक क्रियाओं में तो होता है। लास्ट में मैंने पहले बता चुका था, चार्ट बनाएंगे अपन एक, और प्रत्येक का कौन कौन से स्पेशल शब्दों के साथ, स्पेशल क्रियाओं के साथ कौन सा कारक प्रयोग होता है, हम शॉर्ट में देख लेंगे। तब तक ऐसे देखते रहें। तीसरा है करण कारक। दोस्तों करण कारक का जो शाब्दिक अर्थ है ना, वो है साधन। मैंने कहा था ये माध्यम का कार्य करता है।
किसका कार्य करता है? माध्यम का। तो अपन ये कहें कि करण का जो शाब्दिक अर्थ है वो तो होता है साधन, यानी जिस साधन, कौन से साधन? मेडिटर क्या है? तो वाक्य में कर्ता जिस साधन या जिस माध्यम में क्रिया करता है, जिस साधन से या जिस माध्यम से क्रिया करता है, अथवा क्रिया के साधन को, यानी जो क्रिया करने वाला जो साधन है, यानी अपन जिससे कार्य कर रहे हैं उस साधन को, उस माध्यम को अपन करण कहते हैं। क्या कहते हैं? करण। विभक्ति चिन्ह का आपको पता है से अथवा के द्वारा है। ध्यान रखना, करण का शाब्दिक अर्थ, करण का शाब्दिक अर्थ से होता है, अर्थात वाक्य में कर्ता जिस साधन से कार्य करता है या जिस माध्यम से कार्य करता है, अर्थात क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से वाक्य द्वारा होता है। लिखें, वाक्य में जिस साधन या माध्यम में कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। उसे करण कारक कहते हैं, अर्थात क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। विभक्ति चिन्ह है इसका, देख लेते हैं। से व के द्वारा, यानी इसका विभक्ति चिन्ह से होता है और के द्वारा होता है। देखें, उदाहरण लिखें। सानिया बैट से खेलती है। सोनिया बैट से खेल, वो चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से शब्दों के साथ, वैसे मैंने संप्रदान के लिए जैसे ईर्ष्या और घृणा शब्द बताया था, यहाँ भी ऐसे बताएंगे, लेकिन वो लास्ट की बात है। सानिया बैट से खेलती है। मुझे दूरभाष के द्वारा सूचना दी गई। मुझे दूरभाष के द्वारा सूचना दी गई। मैंने गिलास से पानी पिया। मैंने गिलास से पानी पिया। देखो यहाँ से के द्वारा से, तो वहाँ से एक और आएगा। मैंने कहा था शर्त है कि प्रत्येक कारक का अपना विभक्ति चिन्ह अलग अलग होता है, निश्चित होता है, लेकिन यदि दो कारकों की समान विभक्ति चिन्ह मिल रहा है तो उन दोनों का भी अलग अलग व्यवहार पाया जाता है। चाहे विभक्ति चिन्ह सेम हो लेकिन फिर भी उनका व्यवहार अलग अलग होगा। वो मैं लास्ट में आपको फर्स्ट में बता चुका था और लास्ट में फिर दोबारा से उनका एक चार्ट के रूप में अपन बता देंगे। तो यहाँ जोड़ने वाले शब्द हैं, सबके सब कैसे हैं? जोड़ने वाले शब्द हैं, जिनको अपन करण कारक की बात में कह सकते हैं। और कुछ शब्द भी हैं जो करण कारक की स्पेशल पहचान रखते हैं। अब कौन कौन सी? देखो,
कोई किसी को अपन सीख दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सीख दे रहे हैं कि अच्छा पढ़ने से अच्छे अंक मिलते हैं, कम पानी पियाकर, कम दौड़ाकर स्वास्थ्य खराब होता है। तो जैसे अपन किसी को सीख दे रहे हैं, अब ये कोई जरूरी नहीं अच्छी हो या बुरी हो, सीख में भी करण कारक का चिन्ह प्रयोग में काम में लेते हैं। गुण या स्थिति में, गुण या स्थिति में कि राम हृदय से दयालु है, राम हृदय से दयालु है। तो यहाँ पर उसकी गुण या स्थिति के बारे में बात करें तो सीख में, गुण या स्थिति में, मूल्य में। अब मूल्य में जैसे किसी का संतरा किस भाव से दे रहे हो, किस मूल्य से दे रहे हो, तो यह मूल्य में भी अपन से कारक का, से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और उत्पत्ति के क्रम में भी कहाँ से, जैसे उत्पत्ति होता है कि जैसे सोना, गोल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, गोल्ड की, सोना खानों से मिलता है। कहाँ से मिलता है, खानों से मिलता है। और एक और है कि जो जिसे ऑर्डर में देते ना, आज्ञाजनित वाक्य, जैसे वाक्य अपन पढ़ेंगे तो उसमें आज्ञाजनित वाक्य आता है। तो आज्ञाजनित वाक्यों में से विभक्ति कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे ध्यान से अध्ययन करो, ध्यान से मोटरसाइकिल चलाओ, तो ये सारी जो चीज़ें हैं से विभक्ति कारक चिन्ह की बात आती। मैं इन्हें थोड़ा सा लिख देता हूँ, उसके बाद अगले भाग में चलेंगे। देखें करण कारक का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। नंबर 1 पे जैसे देखें, आज्ञाजनित वाक्यों में, आज्ञाजनित वाक्यों में करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे ध्यान से पढ़ा करो, ये आज्ञाहित है, ध्यान से चला करो, ध्यान से पढ़ा करो, ये सब आज्ञाजनित वाक्य हैं। और दूसरा देखिए इसमें क्या है साहब, सीख में, सीख में भी कैसे होता है कि मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं, कि मेहनत से अच्छे अंक मिलते, तो ये सीख हुई। किसी को अपन सीख दे रहे हैं। गुण या स्थिति में देखो तीसरे पे, मनोज हृदय से दयालु, तो ये उसका गुण हुआ, ये उसकी स्थिति हुई। उत्पत्ति के क्रम में देख लो, सोना खानों से मिलता है, अब ये यहीं से निकला, सोना खानों से मिलता है। अब जैसे अपन लास्ट में एक मूल्य के रूप में, मूल्य में भी देखो क्या होता है, संतरा किस मूल्य से दे रहे हो, किस भाव से दे रहे हो। तो 4-5 चीज़ें थी मूल्य में, आज्ञाजनित वाक्यों में, गुण या स्थिति में, और उत्पत्ति में, मूल्य में, सीख में, ये सब करण कारक का प्रयोग होता है। मैंने आपको बताया। अब अपन चलते हैं अगले उस पर जिसका नाम है संप्रदान कारक। क्या है? संप्रदान कारक। लिख तो रहे हो ना आप? फटाफट लिखो यार। लिखने में अपन टाइम नहीं लगाना, फिर मैं मिटा देता हूँ, आप कहते सर मिटा दिया। हाँ, संप्रदान कारक
देखिए संप्रदान कारक का अर्थ होता है संप्रदान का पहले तो अपन शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। शाब्दिक अर्थ देना होता है। अब वैसे भी दिख रहा है शब्द संप्रदान के लिए, अब जिसके लिए अपन देते हैं तो शाब्दिक अर्थ देना होता है। अर्थात मैं यूँ कहूँ वाक्य में कर्ता जिसे देता है, वाक्य में कर्ता जिसको देता है अर्थात जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। वाक्य में कर्ता जिसे देता है अर्थात जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। देखें अर्थात वाक्य में कर्ता जिसे देता है अर्थात जिसके लिए कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अब ना संप्रदान कारक की जो स्थिति है ना उसके लिए को है के रास्ते के निमित्त के हेतु भी कह सकते हैं। काफ़ी जैसे के लिए नहीं, कोई जरूरी नहीं अपन के लिए भी कहें, इसकी विभक्ति के लिए को है के वास्ते के निमित्त के हेतु भी किया जाता है। जहाँ क्रिया द्वारा क्रिया द्विकर्मी हो, कैसी हो? द्विकर्मी हो, यानी जहाँ दो दो कर्म दे रखे हों, दो कभी कभी इंग्लिश में आ जाते हैं डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस, उसी तरह हिंदी में भी दो दो कर्म आ जाते हैं। अब हो सकता है उसमें एक सजीव हो सकता है, एक निर्जीव हो सकता है। तो जहाँ क्रिया द्विकर्मी हो वहाँ विभक्ति को का प्रयोग होता है। देखिए कैसे कभी कभी ना को द्विकर्मी तो होता तो वो, अब उसमें संबंध मत समझ लेना, यहाँ केवल और केवल संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। लेकिन कभी कभी जहाँ क्रिया द्विकर्मी पाई जाती है तो वहाँ को का प्रयोग होता है। जैसे देखो सैनिकों ने सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया। तो यहाँ जब क्रिया द्विकर्मी हो वहाँ विभक्ति कारक चिन्ह जो है संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। अब देखो दो किसके लिए? देश की रक्षा के लिए। तो सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया। एक तो देना क्रिया हुआ और एक लेना हुआ। तो यहाँ द्विकर्मी के लिए हमेशा संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। जैसे लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया। किसके लिए?
बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या दिया, दान दिया। किसके लिए और क्या दिया, दो कर्म है तो क्रिया द्विकर्मी हुई ना। जब क्रिया द्विकर्मी हुई तो वहाँ हमेशा के लिए यानी संप्रदान कारक का चिन्ह प्रयोग में आता है। जैसे राजा ने गरीबों के लिए, अब ये भी ऐसा भी आ सकता है गरीबों के लिए कंबल दिए। क्या दिए, कंबल दिए। किसके लिए दिए, गरीबों के लिए दिए। जैसे पुलिस ने चोर को दंड दिया, तो यहाँ द्विकर्मी जहाँ क्रिया होती है ना, वहाँ को का प्रयोग होता है। अब ये भी हो सकता है सैनिकों ने देश की रक्षा को सर्वोत्क्रम या सबसे पहले रखा। तो यहाँ को या के लिए का प्रयोग होता है। संप्रदान का अर्थ होता है देना। किसका अर्थ होता है, देना। अर्थात किसके लिए अपन देते हैं, जिसके लिए करता है, जिस क्रिया के लिए कार्य करता है वो संप्रदान कारक कहलाता है। इसका जो चिन्ह होता है वो के लिए होता है। क्या होता है, के लिए। तो अपन ने ना आज थोड़े से 3 कारक पढ़े, कर्म कारक पढ़ा, करण पढ़ा और संप्रदान पढ़ा। कर्ता अपन पढ़ ही चुके थे। इनमें ना थोड़ी सी जो लास्ट की हिंट है ना, जो अपन एक स्पेशल जो शब्द हैं उनके लास्ट में अपन चार्ट के द्वारा जब इन्हें पूरा पढ़ लेंगे तो चार्ट के माध्यम से अपन दोबारा उन्हें बता भी सकते हैं कि ये कंप्लीट हो गया। अब अपादान जो यहाँ से अगला कारक है, जो अपादान जो अलग करता है, करण और अपादान की विभक्ति जो चिन्ह है वो से, करण का व्यय से और अपादान से, लेकिन वहाँ जोड़ना और यहाँ अलग करना है। तो यहाँ अपन ये देखेंगे अपन कि अपादान जो कारक है ये तो हमें नॉर्मल पता है कि पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं। अपन कभी कभी तुलना भी करते हैं दोस्तों, तो तुलना करते हैं ना तो वहाँ अवस्था आती है। तो कौन सी अवस्था आएगी, वहाँ विशेषण की उत्तरा अवस्था आएगी। तो जहाँ उत्तरा अवस्था आती है वहाँ भी यही कारक चिन्ह प्रयोग होता है। और कौन कौन सी स्थिति आती हैं, जैसे तुलना के अर्थ में आती हैं, शिक्षा के अर्थ में भी आती हैं, तो और पृथकता के अर्थ में तो आती हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया तो अलग हो गया। ये सारी चीज़ें हम अगले कारकों में पढ़ेंगे। संबंध कारक जो संबंध बताते हैं उसमें भी पढ़ेंगे। तो कल हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही। आप मस्त रहें, आबाद रहें, पढ़ते रहें और किसी चीज़ की चिंता अपने आप में ना लाएं, केवल पढ़ने को अपना ध्येय बनाएं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।